Hello, class 12th. Welcome to the channel Economics Classes by Gaurav Rateja and welcome to Indian Eco One Shot Revision Series. Indian Eco की वन शॉट रिवीजन सीरीज में आज हम लोग करने जा रहे हैं इंडियन इको का सबसे लास्ट चैप्टर, दैट इज कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये चैप्टर सबसे ज्यादा मार्क्स का है। अराउंड 8 मार्क का ये चैप्टर आपका एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में। और इस चैप्टर में से क्या बनता है आप सब जानते हैं। इस चैप्टर में से केस स्टडीज बनने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। और अगर आप देखें तो इस चैप्टर के अंदर 3 से 4 केस स्टडीज आपको मिलेंगी। इस चैप्टर में है क्या, इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हम क्या क्या पढ़ेंगे, किस पे ज्यादा ध्यान देना है आपको, सुनना ध्यान से। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला टॉपिक है कि इंडिया, चाइना, पाकिस्तान की ग्रोथ स्ट्रेटजी को बताओ। कई सारे बच्चों को नहीं पता कि ग्रोथ स्ट्रेटजी होता क्या है। ग्रोथ स्ट्रेटजी मतलब कि कौन सी कंट्री ने किस ईयर में अपनी जर्नी स्टार्ट करी आफ्टर इंडिपेंडेंस, या एज न्यू नेशन जब सेटअप हुआ चाइना, उसके बाद क्या जर्नी थी उसकी, तब से लेके प्रेजेंट तक आप बताओगे। जो बुक में दिया हुआ है आपके, जिस ईयर तक, जैसे इंडिया 2015 तक का दिया हुआ है, तो सारी बातें, सारी पॉलिसी जो हमने बनाई, सारी आप बताओगे। उसका रिजल्ट क्या रहा, वो है ग्रोथ जर्नी, तब से लेके अब तक। उसके बाद टॉपिक आएगा कि तीनों कंट्री का कंपैरिजन करो। किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे पहले आप अगर आप देखें तो आपको दिया होगा कि जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से, या फिर आप देखोगे सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन के हिसाब से, या फिर डेमोग्राफिक प्रोफाइल के हिसाब से, या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से। तीनों कंट्री को कंपेयर किया हुआ है, टेबल की फॉर्म में आपको डेटा दिया हुआ है, उसके बेस पे आपको केस स्टडीज करनी है। केस स्टडीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट दिस चैप्टर। एम्प्लॉयमेंट में चाइना पाकिस्तान में और एनवायरमेंट में से केस स्टडी बनने के पूरे चांस होते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे इंडिया, चाइना, पाकिस्तान की ग्रोथ स्ट्रेटजी। एक बात और सुन लो बच्चों कि इंडिया की और पाकिस्तान की जो ग्रोथ स्ट्रेटजी है वो ऑलमोस्ट सेम है। दोनों कंट्री ने सेम जर्नी शुरू की अपनी और सेम चीज हुई है वहां पर। लेकिन चाइना की ग्रोथ स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग है, इसलिए वहां से डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। चाइना के अंदर बहुत सारी इवेंट्स हुई हैं, जैसे कि देखा, जीएलएफ पॉलिसी बनी, वन चाइल्ड पॉलिसी बनी, ग्रेट प्रोलेटरल कल्चरल रेवोल्यूशन आया, तो बहुत सारी बातें, माओ जेडोंग की पॉलिसी पढ़नी है आपको, काफी सारी बातें हैं। इस चैप्टर में से 1 मार्क के क्वेश्चन बनने के भी काफी चांस होते हैं। जैसे कि इंडिया का पहला 5 ईयर प्लान कब लॉन्च हुआ, पाकिस्तान कब हुआ, चाइना का कब हुआ। आपसे पूछेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया में कब आए, चाइना में कब, पाकिस्तान में कब आए। सारी बातें इस चैप्टर में देखने को मिलेंगी आपको। तो ये चैप्टर को हल्के में मत लो, 8 मार्क का चैप्टर है, बहुत टाइम आपको लगाना है इस चैप्टर के अंदर और काफी सारी चीजें आपको करनी है। तो ऐसे मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, हम शुरू करते हैं और धीरे धीरे करके इस चैप्टर को खत्म करते हैं कि क्या क्या इस चैप्टर के अंदर और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। बहुत ध्यान से पूरी वीडियो देखना बच्चों, वरना कोई फायदा नहीं है, सुनना ध्यान से। हम सबसे पहले बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर इंडिया की ग्रोथ स्ट्रेटजी को। तो ग्रोथ स्ट्रेटजी ऑफ इंडिया के अंदर क्या है, देखो आपको ग्रोथ स्ट्रेटजी में लिखना क्या होता है। आप इंडिपेंडेंस से लेके सारी बातें करोगे, जहां तक किताब में आपको दिया 2015 तक की बातें दी हुई है, वहां तक आप लिखोगे। मैं एग्जाम्पल देता हूं कि ग्रोथ स्ट्रेटजी में लिखना क्या है। इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली, से पहले आप ये बताओगे। 1947 आप बता देते हैं। 1947 में इंडिपेंडेंस मिल गई। उसके बाद क्या हुआ, 1950 में हम लोगों ने अपनी प्लानिंग कमीशन सेट करी। प्लानिंग कमीशन सेट करी, उसके बाद हमने 1951 में अपना पहला 5 ईयर प्लान लॉन्च किया। पहला 5 ईयर प्लान लॉन्च करने का ऑब्जेक्टिव था कि हम अपनी कंट्री में प्लानिंग से चलना चाहते थे, कंट्री को ग्रो करना चाहते थे। 1956 में हमने बनाया आईपीआर। वैसे पहला आईपीआर 48 में बना था, लेकिन सेकंड आईपीआर का पूरा डिटेल टॉपिक आपकी किताब में है, तो हम इसकी बात ज्यादा करते हैं। 1956 में सेकंड आईपीआर बनाया गया। उसका एम था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आने कंट्री में, और पब्लिक सेक्टर मेन रोल प्ले करेगा और प्राइवेट को सेकेंडरी रोल दिया जाएगा। लाइसेंस राज वहां शुरू हो गया। उसके बाद 1956 के बाद क्या हुआ, 1966 में हमने क्या लॉन्च किए, अपने रिफॉर्म्स लॉन्च किए एग्रीकल्चर को लेकर। टेक्निकल रिफॉर्म भी वहां पर आए, लैंड रिफॉर्म भी वहां पर आए, तो उसका रिजल्ट रहा ग्रीन रेवोल्यूशन। उसके बाद हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात कर देनी है सीधा। 1991 में इंडिया ने शुरू किए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हम लेके आए। ऑब्जेक्टिव इंडस्ट्रियलाइजेशन की न्यू पॉलिसी। उसके बाद 2014 में प्लानिंग कमीशन अबॉलिश हो गई और 2015 में आपका आ गया नीति आयोग। तो यहां तक की सारी बातें आपको बतानी है इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर, ग्रोथ स्ट्रेटजी ऑफ इंडिया के अंदर। ऐसे ही पाकिस्तान की स्ट्रेटजी भी ऑलमोस्ट सेम थी, बस पाकिस्तान का जो पहला 5 ईयर प्लान बना था वो 1956 में बना था बच्चों, और पाकिस्तान में जो रिफॉर्म्स आए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, वो 1988 में आए थे बच्चों। तो ये बातें डिफरेंट है ना। तो ये
अलग थोड़ा लिखना। वैसे पाकिस्तान की इंडिया की सिमिलर स्ट्रेटेजी रही है, बट ये चीजें डिफरेंट है, ईयर्स का फर्क हो जाता है। ऑलमोस्ट बाकी पूरी पॉलिसी सेम थी, लेकिन आपसे पाकिस्तान में से क्वेश्चन बनेंगे कि पाकिस्तान में ना ग्रोथ रेट अप तो हुआ, 1980s में पाकिस्तान में ग्रोथ रेट अप हुआ था, लेकिन एकदम से वहां फिर से स्लो डाउन आ गया था। तो स्लो डाउन के रीजंस क्या थे? पाकिस्तान की री इमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी रीजन आपसे पूछ सकते हैं, वहां ग्रोथ फास्ट क्यों नहीं होती रीजन आपसे पूछ सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको पाकिस्तान के अंदर बतानी होती हैं। तो पाकिस्तान की जो ग्रोथ स्ट्रेटेजी है ना बच्चों, इसके अंदर अगर आप देखें तो आपको बताया होगा कि पाकिस्तान में मिड 80s में, यानी कि 88 की बात करें तो रिफॉर्म्स आ गए थे। रिफॉर्म्स आने के बाद देखा कि वहां का जीडीपी थोड़ा बढ़ा है, लेकिन अगर हम देखें तो पाकिस्तान में कुछ चीजें डिसअपॉइंटिंग रही हैं 2008 के बिगिनिंग में। और एक और बात बतानी पड़ेगी आपको कि पाकिस्तान जो इकोनॉमी है उसकी, उसका एनुअल ग्रोथ रेट कितना रहा है आपको लर्न करना पड़ेगा, उसका जीडीपी कितना है ये आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप देखें, एक सेपरेट क्वेश्चन बन जाता है कि पाकिस्तान जो है उसकी स्ट्रेटजी सिमिलर तो थी इंडिया से, लेकिन इकोनॉमिक आउटलुक जो पाकिस्तान की है वो बहुत डिसअपॉइंटिंग थी 2008 के अंदर। ऐसा क्यों हुआ? उसके बहुत सारे रीजन आपको बताने। सबसे पहला टेररिज्म वहां बहुत बड़ा रीजन है। अब देखो वहां वॉर चलता रहता है, टेररिज्म बहुत ज्यादा है। उसके अलावा वहां देखें तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज द फोर्थ मोस्ट रीजन। सबसे इंपॉर्टेंट कारण है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सरकार का बार बार बदलना। सरकार बदलेगी, पॉलिसीज बार बार बदलेंगे तो स्लो डाउन, एक अच्छे से रेगुलर पॉलिसी चलनी चाहिए, वो नहीं चल पाती है। करप्शन बहुत ज्यादा है। उसके अलावा पॉवर्टी में लोग बहुत ज्यादा हैं और लो लेवल इनकम में फंसे हुए हैं, ट्रैप में फंसे हुए हैं। ये पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी है। तो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी और इंडिया की स्ट्रेटेजी ऑलमोस्ट सेम रही है, बट आपको जो क्वेश्चन बनेंगे वो चाइना की स्ट्रेटेजी में से ज्यादा बनेंगे। चाइना की जो स्ट्रेटेजी है ना, बहुत आराम से सुनना, आराम से समझाऊंगा मैं आपको, क्योंकि चाइना की स्ट्रेटेजी में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे। तो चाइना की जो ग्रोथ स्ट्रेटेजी है ना, वो इंडिया पाकिस्तान से बिल्कुल बिल्कुल अलग है। चाइना इस्टेब्लिश हुआ एज पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना इन 1949। उससे पहले वॉर्स चल रहे थे, ताइवान चाइना का बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। तो उसके सेटअप होने के बाद एज न्यू नेशन, न्यू चाइना, आपको पता है चाइना दो है, मेनलैंड चाइना और एक ही चाइना की हम बात कर रहे हैं, तो रिपब्लिक ऑफ चाइना की। तो चाइना जो है सेटअप हुआ एज न्यू रिपब्लिक ऑफ चाइना, दैट इज ईयर कौन सा है? 1949। जब चाइना सेटअप हुआ उसने चूज किया स्टेटिज्म, मतलब कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। इंडिया का और पाकिस्तान का जो मॉडल था वो मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल था। चाइना ने चूज किया सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सोशलिज्म, मतलब कि स्टेटिज्म चूज किया। गवर्नमेंट विल बी द प्लेइंग द प्राइमरी रोल, फ्लैगशिप रोल प्ले करेगी गवर्नमेंट। तो चाइना की स्ट्रेटेजी ये थी गवर्नमेंट की कि हम मेन रोल प्ले करेंगे, हमेशा प्ले करेंगे जब तक चाइना स्ट्रांग नहीं होता, नींव स्ट्रांग करनी अपनी उनको। तो चाइना की ग्रोथ स्ट्रेटेजी में ये खास था। उसके अलावा स्टेटिज्म चूज कर लिया, एज न्यू कंट्री स्टैब्लिश हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चाइना में पहला 5 ईयर प्लान बनाया गया 1953 में, पाकिस्तान का 56 में, चाइना का 53 में, इंडिया का 51 में। चाइना में ये प्लान बनने के बाद उन्होंने ये देखा कि हमारी कंट्री के अंदर जो है ना, वो एग्रीकल्चर जो है वो बेसिकली है तो सही बट इतना प्रोडक्टिव नहीं है, और इंडस्ट्रीज बिल्कुल भी नहीं है। तो चाइना ने पहले प्लान में ही ये प्लान बनाया, ऑब्जेक्टिव बनाया कि 1958 में एक पॉलिसी हम लॉन्च करेंगे, दैट इज ग्रेट लीप फॉरवर्ड। इस पे सेपरेट क्वेश्चन बनेगा। ग्रेट लीप फॉरवर्ड चाइना की पॉलिसी थी इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर, कि वो चाहते थे एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज पे हम शिफ्ट हों। हर कंट्री चाहती है, डेवलप कंट्री जो बनना चाहती है वो सबको ये चाहता है कि एग्रीकल्चर से शिफ्ट इंडस्ट्री पे हो जाए। तो चाइना भी चाहता था। तो जीएलएफ जो है ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए पॉलिसी बनाई। चाइना का ऑब्जेक्टिव ये था कि हर घर में, हर घर के बैकयार्ड में इंडस्ट्रीज खुले। तो एग्रीकल्चर से शिफ्ट होना चाह रहा है चाइना इंडस्ट्रीज पे, लेकिन हाँ रूरल एरियाज को भी नहीं छोड़ा चाइना ने, उसको भी डेवलप करना चाहा। गांव के अंदर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन मेन है, सबको पता है ऑक्यूपेशन मेन होता है। तो चाइना ने क्या सोचा कि गांव के अंदर भी एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉम्यून सिस्टम लॉन्च करते हैं। तो चाइना ने एग्रीकल्चर के लिए बच्चों यूज किया कॉम्यून सिस्टम ऑफ फार्मिंग, जहां सारे फार्मर्स मिलके फार्मिंग करेंगे, ठीक है, कोऑपरेटिव फार्मिंग करेंगे और फिर मिलकर सेल भी करेंगे, ताकि बार्गेनिंग पावर इंप्रूव हो, इनकम थोड़ी अच्छी खासी हो जाए, कॉस्ट डिवाइड हो जाए। तो कॉम्यून सिस्टम भी चाइना में गांव के लिए था, और शहरों के लिए जीएलएफ था ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जिसका ऑब्जेक्टिव था हर जगह इंडस्ट्रीज खुलनी चाहिए बहुत सारी मात्रा में। तो जीएलएफ सक्सेसफुल भी रहा। लेकिन 58 में जीएलएफ आ गया, ठीक है, लेकिन बीच में क्या हुआ, एकदम से
चाइना के अंदर ना मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज जो थे, प्रोफेशनल जो थे, वो रशिया से थे। रशिया के बहुत सारे लोग चाइना में काम करते थे एज एम्प्लॉयज, प्रोफेशनल्स, और बच्चों को सिखाते भी थे एज ए टीचर। तो रशिया और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, डिप्लोमेटिक वॉर्स हो गए, आपस में नहीं बनी गवर्नमेंट्स की, एडमिनिस्ट्रेटिव वॉर हो गए। उसके बाद रशिया ने क्या किया, अपने सारे रशियंस को, एक्सपर्ट्स को चाइना से वापस बुला लिया। अब सोचो, इतने प्रोफेशनल लोगों को जब, जिस पे पूरी कंट्री डिपेंड हो चुकी है, उनको वापस बुला लिया जाए तो कितना ग्रोथ रेट हिट होगा। तो चाइना का एग्रीकल्चर भी और चाइना का इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बहुत ज्यादा हिट हुआ, क्योंकि सारे रशियन एक्सपर्ट चले गए चाइना से बाहर रशिया के अंदर। अब चाइना ने सोचा कि क्या करें, तो माओ जेडोंग, एक बहुत बड़े इंसान जिनकी आइडियोलॉजी पे चाइना चला, जिसे चाइना का गॉड भी बोलते हैं, कि हाँ यही ना होते तो चाइना एक डेवलप कंट्री ना होता आज। तो माओ जेडोंग की आइडियोलॉजी यूज की गई। 1965 में माओ जेडोंग का रूल शुरू हुआ। ठीक है, तो माओ जेडोंग ने क्या बोला कि आप चाइना के अंदर एक रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा हमें। देखो, चाइना के रिफॉर्म्स 1978 में आए थे, तो 1978 के पहले जो जो हुआ उसे बोलते हैं प्री रिफॉर्म पीरियड। उसमें दो इवेंट मेन थी, जीएलएफपी रिफॉर्म से पहले आया है, और ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन जिसे हम बोलते हैं, माओ जेडोंग ने लाया ये रेवोल्यूशन, वो भी 65 में आया है। मतलब कि 78 से पहले के ही ये दोनों इवेंट्स हैं, जीएलएफ भी, रेवोल्यूशन भी। तो इस रेवोल्यूशन में क्या था, माओ जेडोंग की आइडियोलॉजी क्या थी, माओइज्म रूल क्या था, सुनेंगे ध्यान से। 1965 में माओ ने बोला कि रशियन एक्सपर्ट तो चले गए, अब एक काम करना पड़ेगा, चाइना के खुद के लोगों को एक्सपर्ट बनाना पड़ेगा। एक्सपर्ट बनाने के लिए एजुकेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए, स्किल्स चाहिए। तो चाइना के लोगों को भेजो आउट यार्ड्स, बाहर भेजो, एजुकेशन लेके आएंगे, नॉलेज लेके आएंगे, स्किल्स लेके आएंगे। तो काफ़ी समय लगा स्किल्ड बनने में, तो चाइना के लोग भी स्किल्ड हो गए, है ना, एजुकेटेड हो गए। तो वापस से इंडस्ट्रियलाइजेशन को लाने के लिए ह्यूमन कैपिटल तो बन गया, वापस धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन चाइना में आने लगी। तो माओ की पॉलिसी ये थी कि अपने ही कंट्री के लोगों को हमें एक्सपर्ट बनाना है, स्किल्ड बनाना है, ये था माओइज्म रूल। तो ऐसा करने से क्या हुआ, एकदम देखा कि चाइना का कल्चर जो पूरा बैकवर्ड था, अब वो डेवलप हो गया, मॉडर्न हो गया, लोग एजुकेटेड हो गए, स्किल्ड हो गए, इंडस्ट्रियलाइजेशन अब ला सकते हैं हम। तो जीएलएफ और ये रेवोल्यूशन, कौन सा रेवोल्यूशन, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, बहुत सक्सेसफुल रहा चाइना के अंदर। ये प्री रिफॉर्म की बातें। फिर 1978 में देखो, अब चाइना बहुत सही तरीके से चल रहा था, अब तक गवर्नमेंट का रूल चल रहा है। अब चाइना ने बोला कि कंट्री को डेवलप करना है, ग्रो करना है, तो कंट्री में प्राइवेट सेक्टर को लाना पड़ेगा, प्रॉफिट गोल रखना पड़ेगा। तो चाइना ने 1978 में लॉन्च कर दी अपने रिफॉर्म्स। जैसे रिफॉर्म्स आए तो 1978 को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, दैट इज फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज। देखो, आपने 1978 से पहले क्या सुना है अब तक, एक तो रेवोल्यूशन आया माओइज्म की वजह से, और दूसरा जीएलएफ पॉलिसी, ये दोनों मैंने पढ़ा दी हैं आपको। अब क्या हुआ, रिफॉर्म आ गया। रिफॉर्म के बाद, पोस्ट रिफॉर्म मतलब रिफॉर्म के बाद क्या हुआ, रिफॉर्म को दो भाग में बांटा गया, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज। फर्स्ट फेज में चाइना के अंदर रिफॉर्म में क्या काम किया गया, एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए कॉम्यून सिस्टम को हटाया गया और फार्मर्स को इंडिविजुअल अपना लैंड प्रोवाइड किया गया। ऑनरशिप राइट्स तो नहीं दिए, पर गवर्नमेंट ने बोला आप काम करो, पैसे कमाओ, सब आपका होगा, बस उस पर थोड़ा टैक्स हम चार्ज करेंगे, हमें देना ताकि हम देश चला सकें। तो इससे फार्मर की इनकम सप्लीमेंट होगी, बढ़ेगी, उनको राइट दे दिए कल्टीवेशन के कि आप करो फार्मिंग अच्छे से। ये फर्स्ट फेज बेसिकली एग्रीकल्चर के लिए था। सेकेंड फेज में क्या हुआ, सेकेंड फेज में चाइना ने बोला कि अगर इंडस्ट्रीज को बढ़ाना है तो अर्बन पे काम करना पड़ेगा। इंडस्ट्रीज बढ़ाने के लिए चाइना ने क्या किया, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया कि आप भी खोल सकते हो, जैसे इंडिया में हो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, वो भी किया चाइना ने। अब चाइना क्या सोच रहा है कि सिर्फ प्राइवेट कहने से काम नहीं चलेगा, हमें अपनी कंट्री के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे भी काम करना पड़ेगा। तो चाइना ने क्या किया, देखो हम क्या करते हैं, एफडीआई आगे बाद में कुछ ऐसे एरिया डेवलप कर रहे हैं जहां पे उनको फायदा मिले फॉरेनर्स इन्वेस्टमेंट को, लेकिन चाइना ने क्या किया, पहले से ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन तैयार कर दिए, एसईजी। एसईजी क्या होते हैं, एक ऐसा एरिया जहां इंडस्ट्री सेटअप होती है, इंडस्ट्रियल एरिया, जहां उनको बेनिफिट्स मिलते हैं, टैक्सेस के, सब्सिडीज के, इनपुट सस्ते मिलते हैं, बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलती हैं। तो ऐसे बहुत सारे एरियाज बना दिए स्पेशल इंडस्ट्रीज खुलने के लिए, एसईजी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ताकि एफडीआई ज्यादा से ज्यादा हो। तो चाइना अट्रैक्ट करना चाह रहा था फॉरेन की इन्वेस्टमेंट, उसके लिए क्या सेटअप किए, एसईजी, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस तैयार किया गया, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सब यहाँ लेके आ गया चाइना, ताकि एफडीआई बहुत सारी है। फिर एफडीआई भी चाइना में आई, सोचो कितना
तरीके से चल रहा है चाइना। तो ये सेकंड रिफॉर्म में हो सब कुछ। तो क्वेश्चन बनता है कि एसईजी क्यों सेटअप किए, एफडीए प्रमोट करने के लिए किए थे। ये सारी बातें आप चाइना के अंदर लिखोगे सेकंड फेज में। तो प्री रिफॉर्म, पोस्ट रिफॉर्म, सारे ईयर्स आप याद रखो। तो इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की ग्रोथ स्ट्रेटजी ऐसी थी। आपको सबसे अच्छी स्ट्रेटजी किसके लगी, कमेंट करके बताना। अब देखो, अब आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज। केस स्टडीज में आपको 3 केस स्टडी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ कैसा रहा, तीनों कंट्री कंपेयर करो, टेबल दे दी जाएगी आपको। उसके बाद आप कंपेयर करो डेमोग्राफिक प्रोफाइल यानी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद आपको आएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की केस स्टडी कंपेयर करो। ये 3 केस स्टडी है बस। डेमोग्राफिक प्रोफाइल वाली केस स्टडी के अंदर ही वन चाइल्ड पॉलिसी भी है। तो सबसे पहले एक बात करते हैं कि केस स्टडी को करा कैसे जाता है। केस स्टडी का फॉर्मेट शायद बहुत सारे बच्चों को नहीं पता। अगर फुल मार्क्स लाना चाहते हो, 6 में से 6 मार्क्स लेके आना चाहते हो केस स्टडी में, तो केस स्टडी का फॉर्मेट नोट कर लेना। जब भी केस स्टडी किसी टॉपिक के ऊपर भी आ जाए, सबसे पहले उस टॉपिक का मीनिंग बताना दोस्त। मीनिंग बताने के बाद उस केस स्टडी में आप डेटा को नोट करना। सिर्फ डेटा नोट करके आओगे कोई मार्क्स नहीं है। डेटा नोट करने के बाद उस डेटा से आपको क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रही है वो नोट करो, कि क्या पता लग रहा है, डेटा से क्या शो होता है, और जो शो हो रहा है उसका फिर रीजन लिखो। डेटा निकालने के बाद ऑब्जर्वेशंस, उसके बाद ऑब्जर्वेशंस के रीजन लिखो या फिर कंक्लूजन लिखो, रिजल्ट जो निकलता है उसका। ये केस स्टडी होती है। फिर आप लास्ट में कंक्लूजन डालो केस स्टडी का। तो ये पूरा फॉर्मेट है। बच्चे सिर्फ टेबल का डेटा उतार के आ जाते हैं, उसके मार्क्स नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल ये केस स्टडी जो है किसके ऊपर है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ के ऊपर है। सबसे पहले बताओ व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ, कि इंडिया, पाकिस्तान, चाइना का एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ क्या रहा, उसे बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ। हमने देखा कि चाइना, इंडिया और पाकिस्तान सबसे पहले जीडीपी की बात करते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, 3 सेक्टर होते हैं। इंडिया का प्राइमरी सेक्टर जीडीपी के अंदर 15.4% कंट्रीब्यूट कर रहा था, पाकिस्तान का 24.4%, चाइना का 7.9% ओनली। अब मुझे बता दो, जिस कंट्री का एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे कम कंट्रीब्यूशन देता है और इंडस्ट्रियल सेक्टर ज्यादा देता है, वो कंट्री डेवलप मानी जाती है। इसका उल्टा कर लो, जो सेक्टर जीडीपी के अंदर, मान लो एग्रीकल्चर सेक्टर ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, मतलब वो बैकवर्ड नेशन है। ध्यान से देखो, इंडिया और पाकिस्तान दोनों का एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर ज्यादा है, तो ये बैकवर्डनेस का साइन है। ये इसका ऑब्जर्वेशन है। अब क्यों देता है कम एग्रीकल्चर, कम इंडस्ट्री, ज्यादा एग्रीकल्चर इंडिया पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पे मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर ही है। एग्रीरियन इकोनॉमी है हमारी, ये बैकवर्डनेस का साइन है। तो सिर्फ डाटा नहीं उतारना, उसके रिगार्डिंग बातें भी करनी है। दूसरा देखो, इंडिया का सेकेंडरी यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर जीडीपी के अंदर 23% कॉन्ट्रीब्यूशन देता है, पाकिस्तान 19% और चाइना का 40%। डाटा कोई भी आ सकता है आपको। तो चाइना का इंडस्ट्रियल सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है एज कंपेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान, मतलब चाइना डेवलप कंट्री की तरह दिख रहा है। डेवलप कंट्री में ऐसा ही होता है, ये आप बताओगे। टर्शरी सेक्टर की बात करें तो चाइना का टर्शरी सेक्टर 51.6, पाकिस्तान 56.5, इंडिया का 61.5। मतलब इंडिया की बात करें तो जीडीपी के अंदर सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। तो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है सर्विस सेक्टर, ये ऑब्जर्वेशन है। क्यों? क्योंकि आईटी रेवोल्यूशन यहाँ पे आया था। रीजन हर चीज का बताएंगे, मीनिंग, ऑब्जर्वेशन, रीजन, डेटा से क्या शो होता है, सारी बात आपको करनी है। सेम एज एम्प्लॉयमेंट का, इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर पे 47% पॉपुलेशन काम करती है, आधी पॉपुलेशन। पाकिस्तान में 42.5, चाइना में सिर्फ 27.7। मतलब चाइना में एग्रीकल्चर पे कम लोग डिपेंड है, इंडस्ट्री पे ज्यादा डिपेंड है। इंडिया में कम, पाकिस्तान में भी कम एज कंपेयर टू चाइना। तो ये बैकवर्डनेस का साइन है। वहां पर इंडस्ट्री के अंदर इंप्लॉयमेंट ज्यादा है, मींस वहां के लोगों की इनकम हाई होगी और लिविंग स्टैंडर्ड भी हाई होगा, इसके रिजल्ट से। तो हर तरह की बातें आपको करनी है बच्चों, तब मार्क्स मिलेंगे। ध्यान रखना, केस स्टडी का फॉर्मेट बता रहा हूं, ऐसा फॉर्मेट शायद ही कोई बताएगा आपको। उसके बाद एक केस स्टडी और बताता हूं मैं आपको। जैसे ये केस स्टडी डेमोग्राफिक प्रोफाइल की केस स्टडी है। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, पाकिस्तान की कितनी है, चाइना की कितनी है। 125 करोड़ मान लो, ये डेटा पुराना है, इंडिया की है। चाइना 134 करोड़, पाकिस्तान सिर्फ 18 करोड़। तो तीनों की पॉपुलेशन बताओ कितनी है, डेटा उतारो। फिर ये लिखो कि क्यों पॉपुलेशन ज्यादा है इंडिया की एज कंपेयर टू पाकिस्तान। ऑब्जर्वेशन निकालो, पाकिस्तान की अगर पॉपुलेशन देखे तो चाइना इंडिया की 1/10 है, ये बता दो आप। ठीक है, चाइना की पॉपुलेशन ज्यादा एज कंपेयर टू इंडिया, इस डेटा में दिख रहा है। सब इंडिया की आगे हो चुकी है वैसे।
हर साल पॉपुलेशन कितने रेट से बढ़ती है? 1.7, 0.47, 1.8। क्या दिख रहा है आपको कि इंडिया की पॉपुलेशन हर साल 1.7% से बढ़ रही है, चाइना 0.4। मतलब इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से ज्यादा हो जाएगी आने वाले समय में, ये डेटा ये शो कर रहा है और हो भी गई है, क्योंकि ग्रोथ रेट बहुत फास्ट है, हर साल ज्यादा लोगों की बर्थ होती है। पाकिस्तान में ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है 1.8, लेकिन देश बहुत छोटा है, लेकिन एरिया बहुत छोटा है, तो दिक्कत उनको हो सकती है, डेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी। ये सारी बातें बतानी होती है आपको। जैसे हम सेक्स रेशो की बात करते हैं, फीमेल का नंबर 940 है 1000 मेल में, यहाँ 950 है, यहाँ 952 है। तो ज्यादा बैकवर्डनेस कहाँ दिख रही है कि इंडिया के अंदर फीमेल का नंबर कम है, चाइना में ज्यादा है, पाकिस्तान में भी ज्यादा है। तो इंडिया में इतना कम क्यों? क्योंकि यहाँ पर सोशल बैकवर्डनेस है, फीमेल फॉर्टिसाइड की प्रॉब्लम है, फीमेल गर्ल चाइल्ड को नहीं आने दिया जाता है, ये सोच पुरानी है, बैकवर्डनेस है। ये सारी बातें बताओगे रीजन में, तो हर केस स्टडी का रीजन मेंशन करो बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूँ, सिंपल छोटी सी बात में। अब जैसे यहाँ पर एक केस स्टडी में एक पॉइंट है, अर्बनाइजेशन। अर्बन एरियाज 31.2 है इंडिया में, चाइना में 51.3, पाकिस्तान 37.2। इंडिया में अर्बन एरियाज का नंबर कम है, पाकिस्तान से भी कम है, चाइना में तो बहुत ज्यादा अर्बन एरियाज है। तो मतलब इसका क्या रिजल्ट निकलता है, क्या रीजन दोगे? जिस कंट्री में अर्बनाइजेशन ज्यादा होगी वहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑब्वियस ज्यादा होगी। जिस कंट्री में अर्बन एरियाज कम है मतलब वहां एग्रीकल्चर ज्यादा होता है, तो बैकवर्डनेस का साइन, इनकम कम आएगी, जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन बहुत कम होगा। तो ये सारी बातें आपको बतानी है। इंडिया से कंपेयर करें पाकिस्तान, तो पाकिस्तान इज मोर फेवरेबल देन इंडिया इन टर्म्स ऑफ अर्बन एरियाज। ऐसी बातें बताओ, सिर्फ डेटा नहीं उतारना, मैं फिर से बोल रहा हूं आपको, इस तरह की स्टडी करते हैं। अब देखो, वन चाइल्ड पॉलिसी 3 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना ने अडॉप्ट कब की? 1979। आप बताओ क्यों की? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा रेट से बढ़ रही थी, तो वन चाइल्ड पॉलिसी लॉन्च कर दी। लेकिन वापस चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी को बंद भी किया। कब बंद किया इसका ईयर आपको लिखना पड़ेगा, यहां देखो लिखा है कि नहीं लिखा, 2000, मेंशन नहीं, आपको लिखवा देता हूं मैं। तो चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी जो थी उसमें बंद क्यों करी थी उसका रीजन बता देता हूं। क्योंकि चाइना के अंदर जो है ना वो नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया ओल्ड एज लोगों का। तो अब ये चीज जो है वो ठीक करने के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी बंद करनी पड़ी, फिर टू चाइल्ड पॉलिसी उन्होंने शुरू करी थी। आई थिंक 2016 के आसपास का ईयर है, मेरे को याद है, ये ईयर होगा, आप चेक कर लेना एक बार। उसके बाद अगर हम देखें कि ह्यूमन डेवलपमेंट, अगर इस पे केस स्टडी आती है तो इसका मतलब बताओ। ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस जहां पे ह्यूमन रिसोर्स जो है वो बहुत बढ़ रहा हो। ह्यूमन डेवलपमेंट से लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है। इसके अंदर कई सारी बातें आती हैं, जैसे कि एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ये दिया होगा आपको डेटा, डेटा के बेस पे आपको बताना है कि इसका क्या रिजल्ट होगा और क्या रीजन है, क्या कॉन्सिक्वेंस है। तो केस स्टडीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ डेटा ना उतारें, अच्छे से एक्सप्लेन करें केस स्टडी को, ठीक है। अच्छा, तीनों कंट्री कंपेयर करें तो किसकी स्ट्रेटेजी बेस्ट लगी आपको? ऑब्वियस हम बोलेंगे चाइना की, क्योंकि चाइना ने बहुत सारी चीजें ऐसी की हैं जो इंडिया पाकिस्तान ने नहीं की हैं। तो कंक्लूजन है इसकी, चाइना जो है दोनों कंट्री से आगे निकल गया। उस पर क्वेश्चन बन सकता है क्यों निकल गया, तो आप सारी पॉलिसी चाइना की डिटेल में बताओगे। जीएलएफ आया इसलिए निकल गया, वहां एस इजी सेटअप हुआ इसलिए निकल गया, वहां उन्होंने रेवोल्यूशन लेके इसलिए निकल गया, वहां एग्रीकल्चर में कॉमन सिस्टम लॉन्च किया इसलिए निकल गया। तो सारी पॉजिटिव पॉइंट चाइना के बताओगे वहां पे आप, इस करके फिर आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इस चैप्टर को बहुत हल्के में मत लेना, अच्छे से करना। इस पे अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां डिटेल में चैप्टर को समझाया हुआ, वहां से आप कर सकते हो अच्छे से। तो इस चैप्टर को रिवाइज करने के बाद अब देखो पेपर इंग्लिश का आपका तैयारी उसकी करो आप, देन अब रिवीजन क्लास में मिलते हैं आपको। पेपर के अंदर इकोनॉमिक्स के लाइव क्लास शुरू करेंगे, मैं डाउट लेना अपने आप। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पेपर अच्छे से करना। थैंक यू सो मच, टेक केयर।